हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग 1853 के चार्टर एक्ट से स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की जर्नी को। तो इसमें जैसे अभी तक हमने जो पढ़ रखा था, यहाँ तक 1833 के एक्ट तक पढ़ रखा था। इसमें क्या क्या होता है मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी को कहा जाता है अब तुम खाली खाली शासन करो। तो आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया वगैरह वगैरह। तो फिर नेक्स्ट 1853 से इनका ये हो गया। और विधायी एवं कार्यपालिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। विधायिका मतलब विधायिका अब अपने नियम अलग बनाएगी, और जो कार्यपालिक, जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि नेता विधायक जो होते हैं वो विधायिका के पार्ट भी होते हैं, कार्यपालिका के पार्ट भी होते हैं। लेकिन उनका मुख्य कार्य होता है विधायिका मतलब नियम बनाना, और कार्यपालिका जैसे डीएम एसपी या और डॉक्टर वगैरह हो गए, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, जो कार्य का या नियम का संचालन करते हैं। पहली बार जैसे अब अभी हमारे यहाँ यूपीएससी होता है अपने यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है आईएएस को माना जाता है सबसे बड़ी पोस्ट। तो इसमें पहली बार क्या हुआ कि आईसीएस में खुली भर्ती परीक्षा का प्रावधान। इसके पहले क्या था कि केवल यूरोपीय ही इस भर्ती परीक्षा को दे सकते थे, लेकिन अब इसको खुली भर्ती परीक्षा कर दिया गया। और देखा जाए तो इसमें कई लोगों ने इसमें पास भी किया था, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए। और अब यहाँ पे क्या है कि गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई। अभी तक क्या था कि गवर्नर जनरल अकेले ही कोई डिसीजन ले लेता था, यूनानिमस। लेकिन क्या था कि अब कर दिया गया कि नहीं, अब एक मान लो कि कोई परिषद है, 2-4 लोगों का समूह है, अब उनमें जो बहुमत का होगा इस तरह से। लेकिन हालांकि ये सिर्फ बनी बनाई बातें थी, मोस्टली जो ज़्यादा पावर था वो गवर्नर के पास ही रहता था। अब हम आते हैं 1858 के शासन अधिनियम पे। इसमें क्या है कि कंपनी शासन का अंत कर दिया गया। एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ। हाँ, कंपनी शासन का अंत। और भारत, जैसे अभी तक क्या था कि भारत में जो रूल और रेगुलेशन बनाता था वो कंपनी बनाता था, और उसका देखभाल या जो भी नियम कानून या उसका पालन करना वो कंपनी बनाता था और कंपनी पालन करवाता था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, तो इसके बाद फिर क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब हम इसको अपने अधीन लेंगे। तो वही कहा जाता है कि ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, यानी कि अब यहाँ की जो साम्राज्ञी थी वो महारानी विक्टोरिया को माना जाता था। गवर्नर जनरल, जो अभी तक गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसे अब वायसराय बोला जाने लगा। अब वायसराय, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि वायसराय कब से हुआ, या फर्स्ट वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, इस तरह से आता है। या भारत सचिव का पद सृजन, इसी में ही पहली बार हुआ कि भारत सचिव का पद सृजित किया गया, और इस सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। जो आपका जो मेन एक्ट स्टार्ट होता है वो 1800 आप कह सकते हो 53 से ही स्टार्ट हो जाता है, कि 1853 से यहाँ से चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे कभी वो क्वेश्चन आता है विधायिका और कार्यपालिका का कब पृथक्करण हुआ, तो 1853 में हुआ। या फिर आईसीएस की परीक्षा, ये तो हालांकि पीसीएस में नहीं पूछता है, पीसीएस में आप देख लो, पीसीएस रिगार्डिंग जैसे ये पूछ लेगा। और यहाँ पे अगर हम आ जाएँ तो ये पूछ लेता है कभी और फैक्ट में। भारत सचिव का पद बहुत कम पूछता है, ऐसा कोई वो नहीं है। फिर आते हैं हम कि जो 15 सदस्य थे, इसमें 8 जो सदस्य होते थे ये ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने जाते थे, और 7 जो होता था वो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा, जैसे आप बोलते हैं ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, तो उनके द्वारा चुना जाता है, निदेशक मंडल के द्वारा। और फिर ब्रिटिश सरकार का धार्मिक 1858 में जो ब्रिटिश सरकार था उसने ये डिसीजन लिया, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो धार्मिक भावनाओं के आहत पे हुई थी। कैसा माना जाता है कि कारतूस में सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी मिक्स करके लगाया जा रहा है, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएं आहत होती थी। तो इसीलिए क्राउन ने, या रानी विक्टोरिया कह लो, या ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि उसने बोला कि हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारत का अपना जो भी धार्मिक मामला है जैसा भी हो, और उनका अपना निजी मामला है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर आगे क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। अभी तक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कंपनी का जो निदेशक मंडल था, उसको समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि जब कंपनी ही समाप्त कर देगी, जब सीधे शासन वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया, तो फिर कंपनी का क्या कार्य है, तो इसलिए उसको समाप्त किया। और भारतीय राज्यों की संधियों और अधिकारों की रक्षा का आश्वासन। भारतीय राज्यों की संधि, इसका क्या मतलब है? संधियों और अधिकारों की रक्षा, इसका ये है कि जैसे अभी तक क्या होता था, 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण तो ये भी था कि झांसी का जो व्यक्तिगत विलय कर लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। एक मिनट, ये 1856 में हुआ था,
एक तो मुख्य कारण ये भी था 1856, सॉरी, इसका मुख्य कारण ये था कि भारतीय राज्यों की संधियों और अधिकारिक रक्षा है। इसका मतलब ये था कि जो संधियों के रक्षा, जैसे 1856 में क्या हुआ था कि अवध का विलय कर लिया गया था। अवध का विलय, इससे भी लोग नाराज थे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और उसने यह आरोप लगाया था कि अवध के जो नवाब हैं वो सही से शासन प्रशासन नहीं चला रहे हैं, जबकि उसने सिर्फ व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत, उसने हड़प नीति के तहत उसने राज्य को हड़पा ही था सीधे सीधे। और झांसी की रानी के साथ युद्ध हो गया, उनके साथ जो युद्ध हुआ उससे भी लोग नाराज़ थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो 1857 की क्रांति थी वो कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में एक चिंगारी थी, मतलब आग लगी हुई थी, बस उसमें वो कारतूस वाले जो इंसिडेंट था उसने बस एक चिंगारी की काम किया और पूरा आग धधक उठा, ऐसा माना जाता है। फिर हम आगे देखते हैं 1861 का अधिनियम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे अभी तक क्या होता था कि हर 20 साल पे अधिनियम आते थे, लेकिन 1858 के बाद फिर अगला 1861 में आ गया, नए नियम कानून बनाए गए। तो उसमें क्या होगा कि कानून बनाने में या विधायिका में भारतीयों को भी शामिल किया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि कानून बनाने में भारतीयों का, वरना कानून या तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती थी या ब्रिटेन से बन के आ जाता था और उसको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता था। भारतीयों का उसमें कोई रोल नहीं, देश हमारा और कानून कोई और बना रहा है, ऐसा होता था। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि भारतीयों को भी शामिल किया गया। और इसमें जो तीन भारतीय थे, वो राजा देवेंद्र नाथ टैगोर, महाराजा पटियाला और राजा बनारस। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन कौन शामिल थे या कौन शामिल नहीं थे। तीन दे दिया, एक और कोई नाम दे दिया, कौन शामिल नहीं थे, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखा है। और इसकी जो अवधि होती थी वो 6 माह होती थी। इसका जो 6 माह का मतलब कि मान लो कि कोई नियम कानून बनाना है और जो पार्लियामेंट है या जो विधायिका है वो नहीं बना रही, तो वायसराय ने अध्यादेश जारी कर दिया और वो 6 माह तक लागू रहता था। और बम्बई और मद्रास और बम्बई को पुनः विधायी शक्ति देना, इसका मतलब क्या था कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 1861 में ही इनको पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण किया गया कि नहीं, अब आप अपने राज्यों में अपना नियम कानून बनाइए, अपने हिसाब से चलाइए राज्यों को ये। और यहाँ पे पहली बार हुआ कि पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई। पोर्टफोलियो का मतलब कि कार्यकारी परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग, जैसे आज होता है कि कोई रक्षा मंत्री है तो मतलब उनको रक्षा विभाग दिया गया है, कोई वित्त विभाग दिया गया है, इस हिसाब से। वरना पहले क्या था कि गवर्नर जिसको चाहे दे दिया, नहीं तो फिर गवर्नर अपने ही सब कुछ रखा रहता था, गवर्नर अपने मन से जो मन के वो करता था। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि पहली बार हुआ कि पोर्टफोलियो आया। एक मिनट को अलग कलर से कर देते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली। तो ये सब याद करने पड़ते हैं। जैसे मोटा मोटा क्वेश्चन पीसीएस में अगर पूछा तो ऐसे पूछा कि 1858 के 61 से कौन कौन सी प्रणालियाँ आई, उसमें से 3-4 नाम दे देगा, उसमें एक पोर्टफोलियो भी डाल देगा। या पोर्टफोलियो प्रणाली किस अधिनियम से आया, उसमें 4 एक्ट दे दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और इसका जो एक सबसे बड़ा इसमें है कि भारतीयों को संवैधानिक यात्रा की शुरुआत, या भारतीयों की संवैधानिक यात्रा की शुरुआत, इसको कैसे माना जाता है कि यहाँ पे ही तो भारतीयों को शामिल किया गया है पहली बार, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि भारतीयों की संवैधानिक यात्रा के यहाँ से शुरुआत हुआ है। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1892। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है 1892 का। एक मिनट, जैसे ये अब यहाँ से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, या इंपॉर्टेंट ये छोटी छोटी बातें जो इसमें लिखने को तो मैंने 3 पॉइंट्स ही लिख रखे हैं, हालांकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और यहाँ से आप देखो PYQ भर भर के भरे पड़े होंगे PYQ PCS में, और वनडे एग्जाम में तो आता ही आता है, PCS में भी काफ़ी भर भर के PYQ पड़े रहते हैं। जैसे अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। तो कभी कभी पूछ लेता वैसे देखो 1861 से लेके 1935 तक लगातार जो ये परिषदों की संख्या है, मतलब परिषदों के सदस्यों की संख्या, ये लगातार बढ़ रही है। मान लो पहले 100 थे तो 150 हो गए, 200 हो गया, ऐसा मतलब ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लगातार बढ़ती गई है। तो ये तो एक कॉमन पॉइंट है, इसको तो छोड़ दो। अब यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इसका मतलब क्या था कि जो
गवर्नर के कार्यकारिणी या जो विधान परिषद के सदस्य वही आपस में मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। जैसे होता था कि राजा किसी को चुन के अपना प्रतिनिधि भेज दिया, जैसे राज्य रहते थे जो ब्रिटिश राज्य रहे या फिर जो स्वतंत्र राज्य भी थे, तो वो सहायक संधि के तहत वो अपने प्रतिनिधि को भेजते थे। तो ऐसे ही इसी को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बोला गया। और यहाँ पे चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे होता ना कि चुनाव हुआ है, तो चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी सदस्यों को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना कि सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसके पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश सरकार ने बजट पेश कर दिया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 10 लाख का बजट पेश कर दिया। अब उसको वो कहाँ खर्च कर दिया, या पिछले बजट में उसने मान लो पिछला बजट 8 लाख का था, उसको कहाँ खर्च किया इसका कोई हिसाब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या था कि इस बार इन्होंने अधिकार दिया सदस्यों को कि आप प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न का मतलब कि आप काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जैसे सामने वाले किसी विभाग के अधिकारी ने बताया कि, या किसी विभाग के जो हेड है उन्होंने बताया कि हमने इस योजना में या इसके तहत हमने इतने रुपए खर्च किए, तो आप उसको पूरक नहीं पूछ सकते कि आपने कैसे कैसे खर्च किया, क्या किया। और बजट पे मतदान का अधिकार नहीं था, जब प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है तो मतदान का अधिकार कहाँ से मिल जाएगा। फिलहाल तो ये चीज़ें हैं। बाकी और इतना आप रिवीजन करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो आगे की क्लासेज है वो काफ़ी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीसीएस में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ रखे हैं। मैं आपको पीवाई को जब कराऊंगा तो उसमें काफ़ी क्लियर हो जाएगा। जैसे 1892 है, इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो 1909, 1919 और 1935। ये 3 एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बाकी इसको अभी तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 1919, 1909 और 1919 को पढ़ेंगे।